दोस्तों नमस्कार। आज ठंड बहुत है। दोपहर का 1 बज रहा है, अभी तक सूरज नहीं निकला राजेश भाई। हाँ ठंड है, हाँ, ज़बरदस्त शीतलहर है और हवा भी तेज है। हवा भी बहुत तेज़ है। तो आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और रजाइयों में दुबके होंगे, जो पकौड़ियों का आनंद ले रहे होंगे, चाय का आनंद ले रहे होंगे। खैर, आज हम बात करेंगे प्रदेश विभाजन के मुद्दे पर। बुंदेलखंड में यूपी के बंटवारे का मुद्दा अचानक गर्मा गया है। राजा बुंदेला जो राजघराने से आते हैं, फिल्म अभिनेता भी रहे हैं, उनके नेतृत्व में एक पैदल यात्रा निकल रही है वहाँ पर राजेश भाई साहब, जिसके बारे में हम डिटेल में आपसे बात करेंगे, जानेंगे कुछ चीज़ें। और यूपी के बंटवारे का जो सवाल है वो आज़ादी के बाद से ही लगातार उठता आया है। बीच बीच में एक बंटवारा हुआ यूपी का, जिसमें उत्तराखंड एक अलग स्टेट बना, लेकिन फिर भी यूपी बहुत बड़ा स्टेट है। 20 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है और एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने में इधर हरियाणा का बॉर्डर, उधर नेपाल का बॉर्डर, बिहार का बॉर्डर, बहुत ही लंबी दूरी तय करनी पड़ती है लोगों को। और इसके चलते जो हाई कोर्ट बेंच है, हाई कोर्ट के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। जो तमाम विभागों के सेंट्रल ऑफिसेज हैं प्रयागराज में और लखनऊ में, उनके लिए 600 किलोमीटर 800 किलोमीटर तक की दूरी लोगों को तय करनी पड़ती है। तो पश्चिमांचल में भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। जी। और एक वक्त था 2010-11 में, जब उत्तर प्रदेश की उस समय की मुख्यमंत्री मायावती जी ने 2012 के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले उत्तर प्रदेश के 4 हिस्सों में बंटवारे का प्रस्ताव पास कर दिया था विधानसभा में। और इस प्रस्ताव को पास करके उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया था। उसके बाद ये आगे नहीं बढ़ पाया। तो इसके राजनीतिक जो निहितार्थ हैं हम उन पे बात करेंगे। कौन कौन पार्टियां इसके खिलाफ हैं, कौन कौन पार्टियां फेवर में हैं। और अब ये मुद्दा इसलिए ज़्यादा गरमा रहा है क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होना है यूपी में। और ये माना जा रहा है कि 2027 का जो चुनाव होगा वो नए परिसीमन के आधार पर होगा। सारी असेंबली और लोकसभा की सीटों का डिलिमिटेशन होगा। नए सिरे से दायरे तय होंगे, सीमाएं तय होंगी इन सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, चूँकि पॉपुलेशन बढ़ गई है। और पिछला जो परिसीमन हुआ था वो 2008 के आसपास हुआ था। उस वक्त 2009 का जो लोकसभा चुनाव था वो तो नए परिसीमन के आधार पर हुआ था, लेकिन विधानसभा का चुनाव 2012 का हुआ था नए परिसीमन पर। तो अब ठीक 15 साल बाद 2027 का चुनाव नए परिसीमन पे होगा। तो इस वक्त जो बुंदेलखंड में मूवमेंट चल रहा है वो इसी को लेके चल रहा है कि उनका ये कहना है राजा बुंदेला का कि चूंकि 27 में डिलिमिटेशन होना है, नए सिरे से सीमाएं तय होंगी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। और यूपी में इस वक्त 403 सीटें हैं विधानसभा की, जो 700 तक पहुंच जाएंगी। और ऐसे ही लोकसभा की सीटें 80 से 120 तक पहुंच जाएंगी पॉपुलेशन के बेसिस पर। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट हो जाएगा कि इसको संभाल पाना प्रशासनिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, विकास की दृष्टि से बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो वो चाहते हैं कि बुंदेलखंड को, वो अपने बुंदेलखंड की मांग कर रहे हैं, जिसमें कुछ जिले उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के हैं और कुछ जिले उसमें मध्य प्रदेश के हैं। तो हम राजेश भाई साहब आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो मांग है इसमें कौन कौन से जिलों को लेकर के वो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और कौन से जिले हैं मध्य प्रदेश के। देखो राणा जी, एक वो बुंदेलों के बारे में कहावत है, कहानी है पुरानी, कि बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी की, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी की रानी के बारे में। बुंदेले जब बोलते हैं तो उसका भी मतलब होता है। एकाएक यूँ तो आज़ादी के बाद से लगातार प्रदेश के बंटवारे की मांग हुई। आप देखो ना, ये आपने सही सवाल उठाया डॉक्टर साहब। आप देखो कि अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में बात करें तो इधर बॉर्डर राजस्थान का है, इधर बॉर्डर हरियाणा का है, इधर बॉर्डर उत्तरांचल का है, पंजाब का बॉर्डर भी टच करते हैं। और इधर जाएंगे तो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है। जब हम सोनभद्र की तरफ जाएंगे तो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, गोरखपुर जाएंगे तो बिहार का बॉर्डर है। मतलब इतना बड़ा स्टेट है, 20-25 करोड़ की पॉपुलेशन है, 403 विधानसभा वाला अकेला प्रदेश है। और ये वो राजा बुंदेला की यही मांग है, उनका ये कहना है कि भाई फिलहाल 403 विधानसभा हैं और जब नया परिसीमन होगा तो ये विधानसभा बढ़कर लगभग 700 के आसपास हो जाएंगी। 80 यहाँ लोकसभा हैं और परिसीमन के बाद में ये लोकसभा की संख्या 120 से 25 तक हो जाएंगी। और वो उनका ये मानना है कि वो बुंदेलखंड तो हमारे तो पहले रियासत थी, बुंदेलखंड तो रियासत रही और बुंदेलखंड ऐसा है अलग थलग
कुछ उत्तर प्रदेश में किनारे पे पड़ा हुआ है, कुछ मध्य प्रदेश के किनारे पे पड़ा हुआ है। तो इन्होंने 19 जिले चयन किए हैं और लगातार जो ये पिछले लगभग 2 महीने से मांग खड़ी हुई है। आप देखिए राजा बुंदेला जब चल रहे हैं, एक तो फिल्म स्टार है, वो नामचीन हस्ती है, फिर वो जो बुंदेलखंड की रियासत थी वो रियासत के वारिस भी हैं। वो जब चल रहे हैं तो कुछ लोगों ने सवाल खड़ा किया कि भाई उनके साथ भीड़ भाड़ नहीं है। उनका ये कहना है कि हम अपने लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, हम तो मैसेज देना चाहते हैं। मैं देख रहा था उनके मूवमेंट का पैटर्न, तो उसमें क्या है कि वो गांव-गांव निकल रहे हैं पैदल यात्रा करते हुए, 100 से 200 लोगों का जत्था अपने साथ रखते हैं और वो फाइनली जो है 12 जनवरी को एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं उरई में। दरअसल उरई 10 को शायद 10 को, हाँ 10 जनवरी को, 10 जनवरी को उरई में एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं इस मांग को लेके वो। और उरई जो है वो जालौन जिले का हिस्सा है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो जालौन है, लेकिन एक तरह से जिला मुख्यालय उरई है, ज़्यादातर ऑफिसेज वहीं पे हैं। तो वहाँ एक बड़ा डिमोन्स्ट्रेशन ये करने जा रहे हैं। तो उनके पैटर्न में भी नहीं है कि वो 1 लाख लोग लेके यात्रा में निकले। तो वो यात्राएं तो ऐसी होती हैं 100, 200, 400, 1000 लोग, लेकिन वो अवेयर कर रहे हैं लोग, मैसेज दे रहे हैं लोग, मैसेज दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब ये जो है, जैसा आपने अभी बताया कि कौन कौन से ज़िले हैं, तो मैं एक बार बता दूं, चूँकि इसमें 10 ज़िले उत्तर प्रदेश के हैं और 9 ज़िले मध्य प्रदेश के हैं जी। मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में दतिया, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, पन्ना, कटनी, दामोह और एक हिस्सा अशोकनगर का है जो मुगावली है। एक हिस्सा गुना का है जिसमें पिछोर और करेरा आता है। अब मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में ललितपुर, झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांधा, चित्रकूट, कानपुर देहात है, फतेहपुर और कौशाम्बी जिला है। तो ये 19 जिले हैं। उनका ये मानना है राजा बुंदेला का, वो कह भी रहे हैं, जब उनसे लोग सवाल करते हैं कि अगर बुंदेलखंड अलग हो जाएगा तो बुंदेलखंड में ना तो कोई उद्योग है, ना कोई ऐसे एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा वो सेंटर है, एग्रीकल्चर सेंटर है, और ये तो बोले सबसे हीरा हुआ है। उनका ये कहना है कि बुंदेलखंड में तो खनिज संपदा इतनी है, बोले यहाँ तो हीरा पन्ना बनते हैं। और उन्होंने डाटा भी दिया, उन्होंने कहा कि हर साल इसी बुंदेलखंड की धरती है 36,000 करोड़ का राजस्व तो भारत सरकार लेती है, 17,000 करोड़ का राजस्व मध्य प्रदेश सरकार लेती है। और बोले हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ दलहन की खेती होती है, यहाँ दलहन की खेती होती है, तिलहन की खेती होती है, टमाटर हमें बड़ी संख्या में पैदा होता है। उनका कहना है कि हम तो यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट लगवाएंगे, हमें अलग प्रदेश तो बनाया जाए। हाँ, खेती किसानी के हिसाब से तो अच्छा है। और वो कह रहे हैं कि हमारा तो टूरिस्ट पॉइंट है। अगर आप भगवान राम का वर्णन करोगे तो भगवान राम का भी यही वो जो वनवास काल रहा वो चित्रकूट वगैरह में रहा, यही बुंदेलखंड में रहा। और वो कह रहे हैं कि जब भगवान राम का हो वो धार्मिक स्थल, धार्मिक रूप से भी, और वैसे वो पर्यटक स्थल, ऐतिहासिक स्थल है, हिस्टोरिकल। झांसी वहीं उनका मानना है कि भाई वो स्टेट में किसी मुख्यमंत्री से बात नहीं कर रहे। एक बार मुख्यमंत्री से मिले, जैसे मैं पढ़ा उनके बारे में, एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन ये सवाल तो मसला तो भारत सरकार का है। वो मुख्यमंत्री से भी मिले और अमित शाह जी से भी मिले, जो गृह मंत्री हैं भारत सरकार में, तो उनसे भी उनकी मुलाकात हुई बेसिकली। और राजा बुंदेला पॉलिटिकल बैकग्राउंड के आदमी भी हैं, वो इलेक्शन भी फाइट कर चुके हैं बेसिकली। ये बताना भी ज़रूरी मैं समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने 2004 में जो है झांसी से लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था कांग्रेस के टिकट पे। और उससे पहले 1977 में एनएसडी के पास आउट हैं, एनएसडी से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ से 77 में पास आउट किया इन्होंने। और बुंदेलखंड विकास के लिए एक संगठन भी उन्होंने बनाया था। झांसी से 2004 का इलेक्शन ये फाइट कर चुके। और बुंदेलखंड कांग्रेस बनाई थी इन्होंने 2011 में। तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के भी आदमी हैं, वो पॉलिटिक्स की नब्ज को भी समझते हैं। और ये मुद्दा चूँकि बड़ा सेंसिटिव है डेवलपमेंट का बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड ऐसा इलाका है, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो एक ख़ास बात ये है कि ये दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ है, इधर हरियाणा से सटा हुआ है, तो गंगा और यमुना के दोआबा का इलाका है। यहाँ लैंड बहुत फर्टाइल है, दिल्ली के करीब है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ठीक ठाक हुआ है, तो बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उस मामले में बुंदेलखंड जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ गया इस दौर में। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग भी मांग करते आए हैं बीच बीच में, इस पर हमने पहले भी वीडियो किया है, फिर इस सीरीज़ में अलग से वीडियो करेंगे हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की मांग को लेकर के। लेकिन फ़िलहाल ये पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग करने का जो आंदोलन है, ये उतनी गर्मी नहीं पकड़ सका जितना बुंदेलखंड वाला आंदोलन पकड़ रहा है। तो इसकी क्या वजह लगती है राजेश भाई? डॉक्टर साहब, यहाँ तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो ये है ना कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, कुछ नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, वो लगते हैं।
और यहाँ बहुत सारे संगठन हैं, वो उनके अलग अलग मांग है। मध्य प्रदेश की अलग मांग है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की अलग मांग है, कोई किसकी मांग है कि इंद्रप्रस्थ प्रदेश बनाया जाए, कोई एक मांग है कि पश्चिमांचल के नाम से मांग है। तो अलग अलग मांग है, लेकिन मांग है, अभी भी मांग है, ऐसा नहीं सुनने हैं। और डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि जिस तरह राजा बुंदेला चले हैं और जिस तरह का वो मूवमेंट, मतलब इतना सुनियोजित तरीका उनका मूवमेंट है कि एक बार में तो ये है कि तब सबको जगा रहे हैं, सबको जागरूक कर रहे हैं। इसके बाद 2027 से पहले बड़ा मूवमेंट वहाँ होने वाला है। और मुझे लगता है कि जिस तरह का मूवमेंट बुंदेलखंड में खड़ा होने वाला है, जब बुंदेलखंड अलग होने की बात होगी तो मुझे लगता है फिर जो 2011 में उस समय की मुख्यमंत्री मायावती ने जो 4 स्टेट की बात की थी, अगर बुंदेलखंड अलग बनता है तो फिर ये माना जाएगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, मध्य यूपी फिर बंटवारा होना तय है। अब देखना यह है कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग हैं या पूर्वांचल के लोग हैं जो मांग कर रहे हैं, वो बुंदेलखंड की जो राजा बुंदेला हैं, वो इनकी मांग से कितना अपना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर सकते हैं। अगर ये मूवमेंट खड़ा करने में सफल हो पाए उनका ये कहना है, पूर्वांचल के राजा बुंदेला का ये कहना है, उनका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था मैं, तो उन्होंने उसमें कहा कि लगभग 3 लाख लोग जुटेंगे 10 तारीख में उड़ई में। तो अगर वास्तव में 3 लाख लोग वो इकट्ठा कर लेते हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि 3 लाख नहीं, अगर 1-1.5 लाख लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं तो यूपी के बंटवारे के मुद्दे में एक गर्माहट आ जाएगी, एक जान पड़ जाएगी। और निश्चित तौर पर इससे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संगठन हैं उनमें भी ये ऊर्जा का संचार होगा। ये एक अलग बात है कि यहाँ पश्चिमांचल के बंटवारे को कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इस तरीके से डिरेल करने की कोशिश की कि वो कई सारे इश्यूज बीच बीच में उछालते हैं इसमें। जैसे समाजवादी पार्टी तो यूपी का बंटवारा ही नहीं चाहती, और भारतीय जनता पार्टी जरूर छोटे राज्यों की पक्षधर रही है। और ये जो स्टेट बनाए थे 3 बाद में, जिनमें छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाए थे। तो भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों की पक्षधर रही है, लेकिन उसकी मुश्किल ये है कि वो किस तरीके से फ्रेम करेगी पश्चिम उत्तर प्रदेश के सिनेरियो को, जातीय धार्मिक आधार पर वो, ये एक महत्वपूर्ण बात होगी, ये देखने वाली बात होगी। और यही शायद अड़चन भी है यहाँ बड़ी। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बुंदेलखंड का आंदोलन है, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। और दूसरा, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जैसे बीच बीच में ये बात उभर के आती है कि योगी आदित्यनाथ अब इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनको चाहकर भी जो है, अब भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकता, इतनी मजबूत स्थिति में वो आ चुके हैं। अब इस पे भी बहुत डिपेंड करेगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी जब 75 साल के होंगे इस साल, तो 75 साल के होने के बाद, हालांकि इसकी संभावनाएं ना के बराबर हैं, मुझे नहीं लगती इसकी कोई संभावना कि मोदी जी 75 वाले फॉर्मूले पे प्रधानमंत्री का पद छोड़ने जा रहे हैं। मुझे लगता है वो कंटिन्यू करेंगे, और जब वो कंटिन्यू करेंगे तो उसी के बाद ये स्वरूप तय होगा। इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि 27 के इलेक्शन में अगर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 27 का इलेक्शन होता है और वो रिपीट करते हैं अगर, तो ये तय मानिए कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के भीतर वो सबसे बड़े कद के नेता होंगे, क्योंकि वो तीसरी बार मुख्यमंत्री होंगे अगर वो जीतते हैं तो ऐसे में उनका कद भारतीय जनता पार्टी में आप ये समझिए कि पार्टी से बड़ा हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कोशिशें करती रही है कि वो किसी नेता का कद पार्टी से बड़ा नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद मोदी जी का हो गया। मोदी जी हैं, लेकिन मोदी जी का करियर 27 तक जाते जाते वो ढलान की तरफ होगा। तो ये माना ही जा रहा है कि मोदी जी की ये शायद आखिरी राजनीतिक पारी होगी इस तौर पे। खैर, ये आने वाली बातें हैं। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी बात कंटिन्यू करूँगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में रिएक्शन जरूर दीजिएगा कि आप किस तरह से देखते हैं इस मुद्दे को। क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी बंटवारे का मुद्दा गर्माहट लेगा, कोई बड़ा आंदोलन खड़ा होगा यहाँ भी? क्या जो 10 तारीख का राजा बुंदेला का जो डेमोन्स्ट्रेशन है, क्या वो निर्णायक भूमिका निभा पाएगा? डॉक्टर साहब, ये जो है, जो 10 जनवरी को ये तय हो जाएगा जब राजा बुंदेला का, जब उलई में, जालौन में जो ये बड़ा
जो रैली का समापन जो होगा वहाँ जी। बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे। जी सवाल इस बात का नहीं है कि वहाँ 3 लाख लोग जुटेंगे या 1 लाख लोग जुटेंगे। जी सवाल इस बात का है कि जिस तरह वो मूवमेंट चला रहे हैं वो सबको जागरूक कर रहे हैं, जी वो सबको जो खड़ा कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि भाई तमाम लोग खड़े हो जाओ, जाग जाओ। और उन्हें ये बताया जा रहा है कि अगर बुंदेलखंड अलग राज्य बनता है तो आपकी आय कैसे दोगुनी होगी, जी आपका साम्राज्य कैसे बढ़ेगा, जी आपका देश में कैसे हस्तक्षेप बढ़ेगा, पॉलिटिकल ताकत आपकी कैसे बढ़ेगी। और वो जिस तरह तैयार कर रहे हैं ये उनका पहला चरण है। जी जब नेक्स्ट चरण होगा, और आप ये मानिए कि 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन होगा पॉलिटिकल रूप से भी, और ये जो स्टेट को लेकर बंटवारे का ये बड़ा मूवमेंट, क्योंकि अगर बुंदेलखंड से बड़ा मूवमेंट होगा तो आप मानिए कि पूर्वांचल और पश्चिम में उसकी हवा तेज चलेगी बहुत ज़्यादा। जी और ये हवा तेज चलेगी, मुझे लगता है इस तरह का मूवमेंट होगा जैसा अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ था। जी जी और तो इसलिए अब सरगर्मी तो यहाँ भी तेज होनी शुरू हो जाएगी। 10 जनवरी के बाद आप देखोगे पश्चिम और पूर्वांचल में, तो यहाँ भी सरगर्मी बहुत तेज होगी। तो दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।